हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज के इस सेशन में हम लेक्चर नंबर 2 लेके आए आपके लिए। ये बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर होने वाला है। असल लेक्चर आज स्टार्ट हुआ। पहला जो लेक्चर 1 था वो छोटा मोटा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इससे पूरा केमिकल इक्वेशन का जो इंट्रोडक्शन है इसमें करेंगे। केमिकल इक्वेशन के बारे में जितना भी कुछ पढ़ना है वो सारा कुछ केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे हम। इसमें बैलेंस इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन क्या है, उसके बारे में इस लेक्चर पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलते इस स्लाइड की तरफ। सबसे पहले यहां पे लिखा है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? तो केमिकल इक्वेशन यहां पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ। केमिकल इक्वेशन is method of representation of chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in the chemical reaction। ये सिंपल सा बात ये कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट किए हैं वो सारे सब्सटेंसेस को हम लोग फॉर्मूला के रूप में यूज करके उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। अगर यहां से क्लियर नहीं हुआ तो ये जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब इतना बड़ा हमको हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसी रिएक्शन को जब हमको रिप्रेजेंट करना फॉर्मूला का यूज करके, उसी फॉर्मूले का रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। कैसे? तो इस रिएक्शन में कौन कौन से सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट किए हैं? तो एक सब्सटेंसेस है मैग्नीशियम, एक सब्सटेंस है मैग्नीशियम। तो यहां पे लिखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जला है एयर में, इट मींस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला है। तो एक और सब्सटेंस है ऑक्सीजन, तो बीच में प्लस डालेंगे। प्लस डालने के बाद यहां पे लिखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है बच्चा लोग। आप लिखोगे ऑक्सीजन। ये दो सब्सटेंसेस कंबाइन किया है और कोई सब्सटेंसेस नहीं है, तो इसके बाद यहां पे बच्चा लोग आप लगाओगे एक एरो। एरो लगा देंगे ऐसे, ठीक है। एरो लगाने के बाद जो सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यहां पे जो प्रोसेस पूरा लिखा है, ये पूरा जो इंग्लिश में लिखा है, ये प्रोसेस को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। इसी प्रोसेस को जहां पे हम शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट किए हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इट मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन को ही एक अलग अंदाज में आसान तरीके में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। इसको और शॉर्ट में हम लोग कर सकते हैं। कैसे? अब मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg बताए थे, है ना। मैग्नीशियम का सिंबल Mg। तो मैग्नीशियम के लिए यहां पे लिख डालो बच्चा Mg। फिर प्लस के लिए प्लस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था O सिंबल होता है इसका, लेकिन इसको जब लिखा जाता है ये O2 के फॉर्म में लिखा जाता है। फिर एरो के लिए ऐसे एरो बनाएंगे। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2। अगर जिसको वैलेंसी निकालने में अभी भी दिक्कत आ रही है तो पिछला लेक्चर जाके जरूर देखें, क्योंकि वहां पे बेसिक्स को क्लियर किया गया। दोनों वैलेंसी सेम है तो कट जाएगा। इसको लिखेंगे MgO, ठीक है। ये दोनों जो रिप्रेजेंटेशन, इसी का रिप्रेजेंटेशन। यहां पे जो केमिकल रिएक्शन लिखा गया है, मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है, डेजलिंग व्हाइट लाइट के साथ जलता है, व्हाइट पाउडर बनाता है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। ये केमिकल रिएक्शन को आसान तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, उसके नाम के साथ या उसके फॉर्मूले और सिंबल के साथ। तो जब भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, दैट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। दिस इज केमिकल इक्वेशन। एंड दिस इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करने का मेथड है दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यहां तक क्लियर है। एक और एग्जांपल आपके सामने हम ले रहे हैं जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, 8th क्लास में पढ़े होंगे, 7th क्लास में पढ़े होंगे। क्या एग्जांपल है? एग्जांपल को पहले पढ़ देते हैं। एग्जांपल है व्हेन iron nail is added into copper sulfate solution
इट्स कलर चेंजेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। क्या किए कि एक रिएक्शन पढ़े होंगे कि यहाँ पे एक बीकर रहता है, इस बीकर में हम लोग भर देते हैं कॉपर सल्फेट, इस बीकर में कॉपर सल्फेट डाल दिया। अब इस बीकर में थोड़ी देर बाद क्या किए, एक आयरन नेल ला के डाल देते हैं, यहां पे एक आयरन का नेल ला के डाल दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, यहां पे जो पहला वाला जो बीकर इसका कलर होता है ब्लू, है ना, ये पढ़ाएंगे आप लोगों को, पढ़ाएंगे ये हम कहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ेंगे। इसका कलर आता है ब्लू, लेकिन जैसे आयरन नेल डाल लेते हैं, आयरन नेल डालने के बाद यहाँ पे जो सब्सटेंसेस बनता है इसका कलर हो जाता है ग्रीन। तो कलर ब्लू से ग्रीन हो गया, कलर ब्लू से ग्रीन हुआ। यहाँ पे चेंज इन कलर हुआ कि नहीं हुआ? तो पिछले क्लास में बताए थे केमिकल रिएक्शन हम लोग कैसे पहचानते हैं, या तो इवोल्यूशन ऑफ हीट होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, या चेंज इन कलर होगा। तो यहाँ पे कलर चेंज हुआ, इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन हुआ। अब इसको कैसे, ये पूरा प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन है। व्हेन आयरन नेल इज एडेड इनटू अ बीकर फिल्ड विद कॉपर सल्फेट फॉर्म्स आयरन सल्फेट, कलर चेंज हो गया, ये रिएक्शन हो गया। ये पूरा जो यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा ये है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है। जब इसको फॉर्मूले का यूज करके, सिंबल्स का यूज करके रिप्रेजेंट कर देंगे, ये बन जाएगा केमिकल इक्वेशन। कैसे, चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले कौन है, आयरन नेल है, तो यहां पे लिख दिए आयरन, यहां पे लिखा गया आयरन, प्लस किस में डाला गया, तो कॉपर सल्फेट में डाला गया, यहां पे लिख दो कॉपर सल्फेट। ये दोनों सब्सटेंसेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, और कोई नहीं, तो यहां पे लगा दो एरो। एरो लगाने के बाद बना क्या है, बना है, कलर हो जाता है ग्रीन, ग्रीन कलर होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो यहां बनेगा आयरन सल्फेट, और कॉपर नीचे जाके बैठ जाता है, तो यहां पे लिखेंगे कॉपर। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसी केमिकल रिएक्शन का ये रिप्रेजेंटेशन है। दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। इसको और शॉर्ट में करेंगे, और शॉर्ट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयरन के लिए लिखना होगा AFE, प्लस कॉपर सल्फेट के लिए लिखना पड़ेगा CuSO4, एरो के लिए तो एरो ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, आयरन सल्फेट ये बना लेगा FeSO4 प्लस कॉपर के लिए Cu। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिएक्शन। जो रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन में ये जो हम लिखे हैं ये सारे, कि ये एटम्स है। अगले स्लाइड में कर लेते हैं इसको। जैसे भी एक रिएक्शन लिखे Mg+O2 लिखे यहाँ पे। ठीक है, अब रिएक्शन के बाद ये बना दिया था MgO। ठीक है, ये जो Mg है ये क्या है, ये है एटम ऑफ Mg, एटम ऑफ मैग्नीशियम है ये क्या है, ये एटम, दो एटम है ऑक्सीजन का, एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो अगर हम क्या देखते हैं कि कुछ रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट साइड, ये वाला साइड जो है पिछले क्लास में बताए थे कि जो रिएक्शन में भाग लेता है ये वाला साइड, ये क्या है, रिएक्टेंट साइड है, ये है रिएक्टेंट साइड। और जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, तो ये वाला पार्ट है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड है, नंबर ऑफ एटम्स, जो एलिमेंट भाग लिया उसका बराबर है या नहीं। जो एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, कुछ रिएक्शंस में उसका एटम बराबर होता है, कुछ में उसका एटम बराबर नहीं होता है। तो इस नंबर ऑफ एटम के बेसिस पे रिएक्शन को हम लोग दो कैटेगरी में बांट देते हैं। कौन कौन से कैटेगरी है, तो अगर केमिकल इक्वेशन को देखें हम लोग बांटते हैं कितने कैटेगरी में, नंबर ऑफ एटम के बेसिस पे केमिकल अगर इक्वेशन है इस केमिकल इक्वेशन को क्या करना, दो
दो कैटेगरी में बांटे। कौन कौन से कैटेगरी है? दो नाम से। एक को बोलेंगे जहां पे नंबर ऑफ एटम्स बराबर होगा उसको बोलेंगे बैलेंस्ड, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एक को बोला जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल ये जो डिवीजन है ये किसके बेसिस पे किया? ये किया है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बराबर है या नहीं। ठीक है, अब ये दोनों को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले इस पे आ जाते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे आते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे? यहाँ पे लिखा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, इसको ध्यान में रखना, ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। ऐसे रिएक्शंस जिसमें नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो किसके? रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या था मेरे पास? थोड़ा देर पहले लिए थे, आयरन नेल को हम लोग डुबा रहे थे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, CuSO4 में, ऐसे CuSO4 में डाले। ये जो रिएक्शन था यहाँ पे बना था आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस Cu। तो ये वाला साइड जो है ये रिएक्टेंट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है एंड दिस इज प्रोडक्ट साइड। अब हमको चेक करना है ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस इक्वेशन में क्या बताया गया है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, है ना, अगर दोनों साइड बराबर हो तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से एटम्स रिएक्शन में भाग लिए, कौन कौन से एलिमेंट रिएक्शन में भाग लिया। तो कौन कौन सा एलिमेंट? तो सबसे पहले एक एलिमेंट आयरन है ना, Fe है, एक एलिमेंट Fe है, चलो यहाँ पे Fe ले लिए। दूसरा एलिमेंट कॉपर है, कॉपर ले लिए। तीसरा एलिमेंट सल्फर है और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। ये चार एलिमेंट रिएक्शन में भाग लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कौन कितना है। ये मान लेते प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाला साइड और ये प्रोडक्ट वाला साइड। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में Fe कितना है? कुछ नहीं लगा है तो एक, Fe 1 हो जाएगा। और प्रोडक्ट साइड में Fe कितना है? Fe 1, आयरन का एक एटम है। ठीक है, इसी तरह से अब कॉपर का ले लो। कॉपर रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी कॉपर 1 है। तो कॉपर का एलिमेंट दोनों साइड बराबर है, कॉपर का एटम दोनों साइड बराबर, रिएक्टेंट में जितना उतना ही प्रोडक्ट में। अब चेक कर लेते हैं सल्फर। सल्फर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी सल्फर 1, तो सल्फर का भी एक एटम है दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड 1 है। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन जब चेक करो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, 4 लगाती है, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 4 और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 4। क्या बोला है? नंबर एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। आयरन का एटम रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 1, आयरन का एटम बैलेंस है। कॉपर का एटम रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 1, यही बैलेंस है। सल्फर का एटम रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 1। ऑक्सीजन का एटम रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 1। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। कॉपर का जितना एटम रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। आयरन का जितना एटम रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। ऐसे रिएक्शंस को बोलेंगे बैलेंस्ड, इसको बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहां तक क्लियर है? ठीक है,
अब अनबैलेंस किसको कहेंगे? तो सेम डिफिनेशन है उसी का, थोड़ा सा उल्टा पार्ट हो जाएगा। अनबैलेंस्ड केमिकल, सॉरी इक्वेशन होता है यहाँ पे, रिएक्शन लिखा चले गया है, इक्वेशन कर लेना है और पीछे वाले स्लाइड में भी इक्वेशन कर लेना। द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल, जहां पे एटम्स बराबर नहीं हो, है ना, ऐसे केमिकल इक्वेशन को बोला जाएगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक एनसीईआरटी का लाइन है, ये सीबीएसई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा, जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, एक एग्जांपल से इसको समझा देता हूं मैं। मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम लिख लिए, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया था तो O2 है ना, और यहाँ पे जो कंपाउंड बना वो बना था MgO, ठीक है। अब चेक करते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड यहाँ पे, प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन, पहले मैग्नीशियम चेक कर लो, मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड एक है, प्रोडक्ट साइड भी एक मैग्नीशियम है, ठीक है। ऑक्सीजन चेक करो, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का कितना एटम है? तो देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड, तो यहां पे 2 एटम्स। और प्रोडक्ट साइड में कितना एटम है? तो एक ही एटम है। अब यहां पे बात हो गया गड़बड़। मैग्नीशियम का एटम रिएक्टेंट साइड में 1, इन प्रोडक्ट साइड 1, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स इन रिएक्टेंट साइड इज 2 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट साइड इज 1। तो यहां पे दिक्कत आ गई, ये दोनों बराबर नहीं है। दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और दिस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ ईच एटम इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इस पे एक लंबा सा लेक्चर लेके आएंगे लास्ट में ही। हाँ, तो यहां तक हो गया था, है ना, बैलेंस इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या क्या इसमें बचा हुआ है। आगे है इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। इससे पहले 3 तरीका है जिसके वजह से इक्वेशन को हम लोग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, मतलब इक्वेशन से और भी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? तो ये 3 तरीका हो जाएगा। पहला है बाई इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो भी रिएक्टेंट है प्रोडक्ट उसके हम लोग फिजिकल स्टेट को भी डिनोट कर देंगे, कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड और कौन सा गैस है, ठीक है। दूसरा बाई इंडिकेटिंग हीट चेंज, रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रहा है या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, कोई रिएक्शन में हीट निकलेगा, किसी में हीट बाहर जाएगा। तीसरा है बाई इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो ऐसे कंडीशंस जहां पे रिएक्शंस होने के लिए जरूरी है, जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल को होना जरूरी है, सनलाइट का जरूरी है, तो ये कंडीशंस हो गया। ये तीनों चीज को हम लोग अगर इक्वेशन में डाल देंगे तो इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले वाले का बात करते हैं। पहला है टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो कैसे इंडिकेट करेंगे? अब जब हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या तो सॉलिड स्टेट में हो सकता है, या गैसेज स्टेट में हो सकता है, या लिक्विड स्टेट में हो सकता है, एक और स्टेट बोलते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा जिसको बोलते हैं एक्वस स्टेट। तो अगर सॉलिड है कोई चीज, फॉर सॉलिड, अगर कोई चीज सॉलिड फॉर्म है इसके लिए हम लोग एक S डाल देंगे, ठीक है। अगर कोई चीज लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड के लिए L का यूज करते हैं, गैस के लिए यहां पे G का यूज करेंगे रिएक्शन में, और एक्वस, किसी भी चीज का सॉल्यूशन अगर वाटर में रहे उसको एक्वस बोला जाता है। इसके लिए छोटा सा सिंबल यूज करेंगे AQ। ये चारों सिंबल का यूज करते हैं फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे एक रिएक्शन थोड़ा देर लिख लेते हैं, कौन सा रिएक्शन लिखते हैं, यहां पे मान लेते हैं कि सोडियम मेटल है Na, इस सोडियम मेटल का रिएक्शन कराया गया है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को लिख दिए O2, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट है MgO। यहां से तुमको पता चल गया ये Na मीन्स सोडियम हो जाएगा, O2 मीन्स ऑक्सीजन हो जाएगा, और MgO मीन्स
ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। अब इसका फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सोडियम मेटल ये हो जाएगा सॉलिड, तो यहाँ पे बगल में छोटा सा S लिख देंगे, ये S बता रहा है कि सोडियम मेटल सॉलिड स्टेट में। और ये ऑक्सीजन ये गैसेस के फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में, इसके लिए G लिख देंगे। फिर सोडियम ऑक्साइड जो बनता है वो ये बनता है सॉलिड। इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आयरन है, Fe, इसको डाल दिए कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ, ठीक है। जब रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन करने के बाद ये CuSO4 का कलर चेंज हुआ था, ब्लू से ग्रीन हो गया था, यहां बना था आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर नीचे जाके बैठ जाता है, ये बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो आयरन है, आयरन किस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, तो इसको यहां पे लिख देंगे सॉलिड। कॉपर सल्फेट ये सॉल्यूशन है, वाटर के साथ सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन को लिखेंगे AQ। फिर आयरन सल्फेट एक सॉल्यूशन बना है, इसके लिए लिखेंगे AQ। और आयरन सॉलिड, सॉरी यहां पे कॉपर बनेगा, यहां पे बनेगा कॉपर Cu, तो यहां पे लिख देंगे S। तो सारे जो जितने भी सब्सटेंसेस इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं सबका हम लोग फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट कर दे। यहां से इंफॉर्मेशन हम लोग को पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंसेस सॉलिड है, कौन सा लिक्विड और कौन सा गैस है। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा था कि हीट चेंज को क्या करना हमको रिएक्शन में, इंडिकेट हीट चेंज। केमिकल इक्वेशन में अगर हीट चेंज को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं, कुछ रिएक्शंस में हीट बाहर निकलता है और कुछ रिएक्शंस में हीट एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। उसके बेसिस पे रिएक्शन को दो टाइप में बांटती है। एक को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज। ये किसके बेसिस पे डिवाइड किया, हीट चेंज। किसी रिएक्शन में या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है और बहुत सारे रिएक्शन है जहां पे हीट एनर्जी सप्लाई किया जाता है। तो जहां पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाएगा उसको बोलेंगे इंडो, और जहां पे हीट एनर्जी बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो थर्म वर्ड है, ये थर्म वर्ड आया है हीट से। थर्म हीट, इंडो मीन्स इन होता है, एक्सो मीन्स आउट होता है। अब रिएक्शन देख लेते हैं, इंडोथर्मिक किसको बोलेंगे, एक्सोथर्मिक किसको बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होगा, यानी हीट एनर्जी बाहर निकलेगा, ऐसे रिएक्शन को बोला जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ऐसी रिएक्शन को बोला जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसको कैसे करेंगे, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या लिखा है, द रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच heat energy is absorbed are called endothermic reaction. An endothermic reaction is indicated by writing plus heat on the reactant side. जब heat energy किसी रिएक्शन में दिया जाता है तो उस हीट को हम लोग रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा एग्जांपल, जैसे फोटोसिंथेसिस कराते हैं, या एक रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में, यह है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, इसको याद रखना। ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट पर अगर हम लोग हीट करें, क्या करें इसको, अगर हीट डाल दें, कैल्शियम कार्बोनेट पे हीट दिए हैं तो इसको लिख दिया रिएक्टेंट साइड में। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते यानी हीट एनर्जी इसमें सप्लाई किया गया, ठीक है, तो ये टूट जाता है, ये टूटता है CaO प्लस CO2। ये कैसे टूटा अभी इसको ध्यान में नहीं रखना, बस यही रखना है कि इस रिएक्शन में हीट एनर्जी सप्लाई किया गया, एब्जॉर्ब किया गया। तो जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाएगा उस हीट को रिएक्टेंट साइड में लिखा जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को बोला जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट एनर्जी लेफ्ट साइड में लिखा हुआ, रिएक्टेंट साइड में लिखा था, हमको पता क्या चला कि इन दिस रिएक्शन हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। अगला देखो, अगला जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, those chemical reactions in which heat energy is released are called exothermic reaction. ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बाहर आता है, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल,
बहुत सारा एग्जाम्पल इसका हो सकता है। एक आसान सा एग्जाम्पल, जैसे हम लोग घर में मीथेन को जलाते हैं। मीथेन एक गैस है, एलपीजी गैस है। मीथेन अगर इसको जलाएंगे तो जलाने के लिए लेना पड़ेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जलेगा मीथेन, ये रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस वाटर रिलीज करेगा। और जब एलपीजी गैस जलता है तो बहुत ज्यादा हीट बाहर होता कि नहीं होता, तो प्लस यहां पे लिख देंगे हीट। अब इस वाले रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर निकला, हीट एनर्जी जब बाहर निकलेगा इसको लिखेंगे प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में लिखा गया। पिछले वाले रिएक्शन में हीट एनर्जी चाहिए था, हीट एनर्जी जब चाहिए था इसको लिखा गया है रिएक्टेंट साइड में। यहां से वो क्या पता चला, अगर हीट चेंज को भी हम लोग केमिकल इक्वेशन में डालेंगे तो इक्वेशन से हमको पता चल जाएगा कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक, कौन सा रिएक्शन इंडोथर्मिक। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेचुरल गैस को जब हम लोग जलाते हैं हीट एनर्जी बाहर आता कि नहीं आता है, तो कोई भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल इक्वेशन जिसमें हीट एनर्जी बाहर है उसको बोला जाएगा एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे बर्न हो रहा है नेचुरल गैस और यहां से हीट एनर्जी बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स। कोई भी चीज जब सड़ता है, गलता है, तो वहां से भी हीट एनर्जी बाहर निकलता है, इसलिए ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। किसी भी चीज का सड़ना, गलना, डिकम्पोज होना, वहां से हीट एनर्जी बाहर होता है, दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हुआ, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलेंगे। एक और है हमारे बॉडी में जो प्रोसेस होता है जहां से एनर्जी रिलीज होता है, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज होता है, हीट और बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए रिस्पिरेशन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन भी है कि जो हमारे बॉडी का रिस्पिरेशन प्रोसेस है इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है। तो सिंपल सा आंसर है, इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन इसी का अगर उल्टा ले, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बहुत ही फेमस प्रोसेस है। इस फोटोसिंथेसिस में कौन सा एनर्जी लिया जाता है, सनलाइट, सनलाइट हीट के फॉर्म में लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड। रिस्पिरेशन के प्रोसेस में हीट एनर्जी बाहर निकला है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट एब्जॉर्ब सनलाइट, हीट एनर्जी को लिया गया है, तो ये हो जाएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्लियर है। इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाना, फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर दिए, उससे इंफॉर्मेटिव बन गया। ठीक है, हीट चेंज को लिख दिए, उससे इंफॉर्मेटिव बन गया। एक और तरीका है कंडीशंस, क्या लिखना है, कंडीशंस, किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है द कंडीशंस, उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करना, इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर वैसा कंडीशन नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्या क्या कंडीशन हो सकता है, द रिएक्शन कंडीशन सच एज, कहीं पे टेम्परेचर चाहिए होता है ना, कहीं पे प्रेशर चाहिए होता है, कहीं पे कैटेलिस्ट चाहिए होता है। ये सारा चीज धीरे धीरे जब सब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सब रिएक्शन आते रहेगा। ETC फॉर द रिएक्शंस आर इंडिकेटेड एबव और बिलो द एरो, इसको तीर के जो एरो लगाए थे, एरो के या तो ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे। कैसे, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं फोटोसिंथेसिस का। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स CO2 को लिया, CO2 अब्सॉर्ब किया, प्लस ये वाटर को भी लिया। ठीक है, वाटर लेने के बाद अभी ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, लेकिन ग्रीन प्लांट के पास यहां पे सनलाइट प्रेजेंट होना चाहिए। सनलाइट के प्रेजेंस में एक कंडीशन है कि सनलाइट होना चाहिए, तो सनलाइट के एरो के ऊपर लिखे। एक और कंडीशन है क्लोरोफिल होना चाहिए, उसको भी एरो के ऊपर या नीचे लिख दो, तो नीचे जगह खाली नीचे लिख दिया। ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देंगे तो फूड नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये दो कंडीशन है, सनलाइट
और क्लोरोफिल। तो ये दो कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस है, इसलिए इसको कहां लिखें, एरो के ऊपर। तो जो भी चीज एरो के ऊपर लिखा रहेगा यहां से यही समझना कि ये कंडीशन नेसेसरी फॉर द रिएक्शन। अब जो बनेगा उसको लिख देना। तो ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दिया C6H12O6। और कुछ बनाता है, O2 भी बनाता है ना, O2 को भी लिख दे। कहीं कहीं वाटर भी लिखा रहता है, वाटर को भी लिख देंगे। तो पहला क्या हो गया, कंडीशन। अब इस रिएक्शन में हम सब कुछ लिखते हैं। अब CO2 का लिखेंगे फिजिकल स्टेट। CO2 का सबसे पहले फिजिकल स्टेट, तो क्या लिखेंगे, CO2 गैस है। वाटर किस फॉर्म में होगा, तो वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, ये जो ग्लूकोज पानी में घुल जाता है ना, डिसॉल्व हो जाता है, इसको एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। तो अब बहुत सारा इंफॉर्मेशन इससे मिला कि नहीं मिला, गैस है, लिक्विड, और दूसरा क्या मिला, ये दोनों कंडीशन है। ये रिएक्शन इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, कैसे पता चलेगा, तो सनलाइट तीर के ऊपर लिखा, मतलब ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ सारा कुछ पता चला कि नहीं चला। और अगर इसको इन्फॉर्मेटिव बनाना, थोड़ा देर पहले क्या बताए थे, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इसको बैलेंस भी हम लोग कर सकते हैं। बैलेंसिंग का चर्चा थोड़ा देर बात करेंगे। तो ये सारे कंडीशन, 3 कंडीशन जब हम रिएक्शन में डाल देते हैं, फिजिकल स्टेट को इंडिकेट कर देते हैं, हीट चेंज को इंडिकेट कर देते हैं, तीसरा किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है उस कंडीशन को इंडिकेट कर देते हैं, तो रिएक्शन हमारा इंफॉर्मेटिव बन जाता है। यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलते जाएगा और उसको चर्चा करते रहेंगे। अगला पेज पे चलते हैं। अगला पेज पे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, नया टॉपिक है। अभी तक हम इक्वेशन को जो लिख रहे थे वो डायरेक्ट लिख दे रहे थे, जो एस्केलेटल इक्वेशन लिख रहे थे, वहां पे नंबर ऑफ एटम्स को हम बैलेंस नहीं कर रहे थे। लेकिन जब बैलेंसिंग का तरीका सिखा देंगे तो जो भी रिएक्शन हम लिखेंगे कोशिश यही करना है कि बच्चा उस रिएक्शन को बैलेंस करके ही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन को क्यों करते हैं, तो 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। उसमें क्या कहा गया था, मास को ना तो क्रिएट कर सकते ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते। इसीलिए क्या लिखा है, द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जाता। अगर कोई रिएक्शन हम लिखे, यहां पे कोई सा भी रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे एक है Ca प्लस O2, Ca प्लस O2 लिख लिया यहां पे। अब ये जो कंपाउंड बनाएगा, ये बना, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, वैलेंसी निकालने पहले लेक्चर में आप लोगों को बता चुके हैं, और ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 होता है। दोनों वैलेंसी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 को नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे CaO। अब ये दोनों रिएक्शन में गया, कैल्शियम का मास कितना हो जाएगा, इसका मास 20 होता है, याद रख लेना, मास 20 होता है, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, दोनों जोड़ेंगे, यहां का मास बराबर हो रहा है क्या, इधर मास कितना हो जाएगा, कैल्शियम का हो जाएगा 40, ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 × 16, 32 हो जाएगा। और इधर का मास जोड़े तो कैल्शियम का, यहाँ पे एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम का 40 और एक ऑक्सीजन का 16, दोनों मास बराबर है क्या, दोनों मास अलग अलग है, इसका मतलब रिएक्शन में मास घट गया। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ना तो मास को डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही मास को क्रिएट कर सकते। लेकिन यहां से क्या पता चला, मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसलिए मास को बराबर करने के लिए हमको इस इक्वेशन को करना पड़ेगा बैलेंस। कैसे बैलेंस करेंगे, सिंपल सा तरीका है। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितने एटम है, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड में 1 ही एटम है। तो जब भी बैलेंस करना नंबर को बाहर, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अब ये 2 ये Ca के लिए भी और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। अब रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम हो गया 2, ऑक्सीजन भी हो गया 2, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का एटम 2, कैल्शियम का एटम 2। अब आ जाते हैं रिएक्टेंट साइड में, कैल्शियम का 1 एटम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब चेक करते हैं रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, सबसे पहले कौन सा एटम है, कैल्शियम का चेक करते हैं। कैल्शियम का एटम रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2, ठीक है। ऑक्सीजन का एटम 2 और प्रोडक्ट साइड में 2, ये हो गया बैलेंस। तो ये सिंपल सा तरीका, हम लोग सिंपल ऐसा नंबर लेना जो सिंपलेस्ट रेशियो दे, ठीक है, इस तरह से बैलेंस करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं
इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन। मास को ना तो क्रिएट कर सकते ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शन, ये 4-5 स्टेप है, पहले कर लेते उसके बाद पढ़ेंगे। जैसे एक रिएक्शन है, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ, इसका सबसे पहले लिखना इक्वेशन, सबसे पहले इसका लिखना इक्वेशन, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अभी जो लिखा है इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, थोड़ा देर पहले बात किए थे। अब इसको हम लोग लिखेंगे वर्ड के फॉर्म में या सिंबल के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन के लिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए लिखना है H2, जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं O2, हाइड्रोजन के लिए लिखना है H2। यहाँ पे प्लस डालेंगे, प्लस रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे O2। ऑक्सीजन के लिए बच्चा लोग लिख दिए O2। अब ये प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, वाटर का वैलेंसी, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है, ठीक है। दोनों वैलेंसी क्रॉस कराएंगे तो H पे लग जाएगा 2 H2 और यहाँ पे आ जाएगा O। ये बन गया प्रोडक्ट। अब इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2। हाइड्रोजन का एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर है, ठीक है। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे है, रिएक्टेंट साइड में है 2 एटम और ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में 1 एटम, ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो हम करेंगे इसको बराबर। कैसे बराबर करते हैं, तो सबसे पहले बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अब ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे 2 हो गया और हाइड्रोजन का लेकिन 4 हो गया, हाइड्रोजन का 4, तो इधर हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन 4 है यहाँ पे, 2 2 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गया। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, लिखना, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, इसको लिख लो बच्चा लोग। हाँ, तो इसको लिख लिए। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं, बहुत ही आसान एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। जब आसान एग्जांपल आपसे हो जाएगा बच्चा लोग, तो आप बड़े बड़े एग्जांपल्स को फिर आसानी से कर सकते हो। उसके बाद एक ट्रिक हम बताएंगे, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ट्रिक लेके आएंगे कि बड़े बड़े इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो सोडियम के लिए Na लिखना, सबसे पहले सिंबल लिखना Na, फिर बीच में प्लस डालना है, प्लस डाल दिए। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है, ऑक्सीजन के लिए लिखा जाएगा O2, एरो लगाएंगे, बनेगा सोडियम ऑक्साइड। फॉर्मूला लिखने बता दिए पहले लेक्चर में, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। वैलेंसी को कराएंगे क्रॉस कराएंगे तो Na के पास जाएगा 2 Na2 और यहाँ पे आ जाएगा O। अब चेक करो, यहाँ पे सोडियम 1 है और यहाँ पे सोडियम 2 है, तो यहाँ पे लगा देना 2। अब हो गया बैलेंस, नहीं हुआ बैलेंस, देख लेते, गड़बड़ हो गया फिर से। क्या गड़बड़ हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का एटम 2 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का एटम 1 है, इसको मल्टीप्लाई किए 2 से, ठीक है। अब चेक करते हैं, प्रोडक्ट साइड में सोडियम हो जाएगा 4, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 2 4 और ऑक्सीजन हो जाएगा 2, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, सोडियम इस साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 4 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 4 से। अब अगर चेक करेंगे, 4 सोडियम एटम रिएक्टेंट साइड में और 4 सोडियम एटम प्रोडक्ट साइड में, 2 ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में, 2 ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट साइड में, हो गया ये बैलेंस। एक और रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन बच्चा, तो सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे H2, हाइड्रोजन के लिए H2, रिएक्शन किया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के लिए लिखेंगे Cl2। ये सारे 2 क्यों लिखा जाता है, तो जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल में, वहां पे इसको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। अब ये रिएक्शन करेगा, पिछले चैप्टर में वैलेंसी निकालने बताया था, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है और क्लोरीन का वैलेंसी भी 1 होता है, दोनों वैलेंसी सेम है, 1 है, 1 को नहीं लिखेंगे, ये बनेगा HCl। अब नंबर ऑफ एटम्स चेक करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन का 2, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 2, क्लोरीन का 1, इसको कर दिया मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। इस तरह से बैलेंस हो गया। एक और है, मीथेन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो मीथेन का फॉर्मूला याद रख लो, पहली बार आया, धीरे धीरे आते रहेगा, बताते रहेंगे, ये कार्बन कंपाउंड में इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, जला ऑक्सीजन में प्लस O2, यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन को याद रख लेना, मीथेन जब भी जलेगा क्या बनाता, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर भी बनाता है, ये लिख दो H2O। अब इसको करना बैलेंस, कैसे बैलेंस होगा,
हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, 4 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, सब बैलेंस हो गया। चलो ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंसिंग में यहीं तक रखते हैं, फिर जब चैप्टर कंप्लीट होगा आपके लिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का एक अच्छा सा लेक्चर लेके आएंगे। वहां पे आपको ट्रिक बताएंगे, कुछ स्टेप्स, उसका यूज करके आपको बैलेंसिंग हम बहुत ही अच्छे से कराएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते बच्चा लोग, है ना। और थैंक यू वेरी मच, सपोर्ट मी एंड शेयर माई videos to your friends. Thank you very much.